नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन क्रेडिट के बारे में। बेसिकली अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये एक अपने आप में करंट इम्पॉर्टेंट इवेंट है और इसके बारे में अभी बातचीत हुई है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28th राउंड की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है, ठीक है, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए हैं दुबई। ओके, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट सिस्टम काम करता है, ठीक है, जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट सिस्टम काम करता है, बोला उसी तरीके से हम लोग जो हैं वो ग्रीन क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हो गार्गी क्लासेस के करंट अफेयर्स के, जो आपका गार्गी क्लासेस का टेलीग्राम का करंट अफेयर चैनल है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे पहली बात तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यूएई में अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि ये किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक, कह सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस है या फिर एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है UNFCCC। एक तरीके से ये रेगुलेशन है, आप ये कह सकते हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक इस तरीके की रूलिंग है जिसका मेन काम क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है इसको हमें मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको हमें टैकल करना है। होता क्या है कि 1992 में ब्राज़ील के एक शहर जो कि कोस्टल सिटी है, ओके, जो अटलांटिक ओशन से कोस्ट बनाता है, ब्राज़ील उस तरफ लोकेटेड है, वहाँ पर उस सिटी का नाम है रियो डी जेनेरियो। ओके, वहाँ पर मीटिंग होती है 1992 में जिसको रियो अर्थ समिट भी बोला जाता है। उस अर्थ समिट में UNFCCC का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है कि वहाँ से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एफर्ट्स जो थे वो शुरू हुए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, आप यहाँ पर देखोगे कि आज तक इतना समय बीत गया है, जैसा कि हमने प्रीवियसली एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें पूरी डिटेल देखी थी एक्सप्लेन पेज पे कि कैसे एक लंबी जर्नी बीत चुकी है पर उसके बावजूद भी इस UNFCCC पे कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है, या फिर ये कहो UNFCCC में बातें बहुत होती है इसकी मीटिंग्स में, बट कोई आउटकम जो है वो नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर जो हमें रिक्वायर्ड है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि UNFCCC की अभी तक देखो ये 28वीं मीटिंग हो रही है, ठीक है। इनमें जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी उनके बारे में हमने देखा था, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3rd, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है जो कि 1997 जापान की सिटी क्योटो में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट आया था COP23 का भी नाम हमने देखा था, COP21 का, COP21 जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के नाम से जाना गया, जो कि 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसके अलावा देखा जाए तो अभी COP26 भी हमने बात की थी, COP26 जो कि स्कॉटलैंड में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां की कैपिटल आप कह सकते हो ग्लासगो, वहां मीटिंग होती है। तो इस तरीके से कुछ मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग्स में कमिटमेंट्स बहुत सारे थे, कमिटमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट उनसे कोई प्रॉपर आउटकम या प्रॉपर एक सोल्यूशन जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा। कारण क्या रहता है, दुनिया जो है वो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग में डिवाइड हो जाती है और इसका नतीजा ये रहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं वो खत्म ही नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में यहां पर एक बार फिर से ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28th राउंड UAE में ऑर्गेनाइज हुआ है, यहां पर भी एक ये खतरा मंडरा रहा है कि डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वाला जो मुद्दा है ये कहीं फंस ना जाए। पर इसी बीच में हमारी तरफ से एक हमने प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल क्या दिया कि जिस कॉन्सेप्ट पे कार्बन क्रेडिट सिस्टम काम करता है, बोला उसी कॉन्सेप्ट पे हम ग्रीन क्रेडिट सिस्टम को भी रन करा सकते हैं, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझेंगे। अब देखो ये सब कुछ हम समझें इससे पहले हम थोड़ा मैपिंग को देखते हैं, ये जो मीटिंग हो रही है उसके हिसाब से। आप यहाँ पर मैप देख सकते हो, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, ओके। इसी पर्शियन गल्फ में यहाँ पर ये
यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें टोटल 7 छोटे बड़े नेशंस हैं, उनको मिलाकर के ये पूरा एक यूनाइटेड कंट्री बना हुआ है, जिनका नाम हम आगे देखेंगे वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। बट आप ध्यान रखें कि यहाँ की जो कैपिटल है अबू धाबी, वो यहाँ पर लोकेटेड है पर्शियन गल्फ के पास में। वैसे पर्शियन गल्फ की तरफ यूएई के साथ में और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं, तो उनमें एक हो गया इधर कतर, इधर ये हो गया बहरीन, ठीक है, बहरीन एक आइलैंड कंट्री हो गया, कतर हो गया। इसके अलावा ये नीचे सऊदी अरबिया है, ये वाली जो कोस्टल लाइन है सऊदी अरब की है, ठीक है। इसके अलावा ओमान, ओमान का ये छोटा सा पोर्शन इधर है, ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ के साथ में अपनी कोस्टल लाइन क्रिएट करता है। और यूएई की बात करें तो यूएई किस किस के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, उनकी अगर बात करें तो नंबर 1 सऊदी अरब और नंबर 2 ओमान। ओमान के साथ में 2 एरियाज़ में यूएई अपनी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे इस तरफ हो गया मेनलैंड की तरफ, और एक छोटा सा पोर्शन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की तरफ भी है। यहाँ पर एक वाटर बॉडी और है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की आप बात करोगे ना, तो एक तरफ तो अरेबियन सी है और दूसरी तरफ आपकी पर्शियन गल्फ है, दोनों को ज्वाइन करने वाली ये वाटर बॉडी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम समझते हैं कि यूएई कौन कौन से कंट्रीज़ को मिला करके बना है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नेशंस हम ये कह सकते हैं। तो यूएई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो अबू धाबी, अबू धाबी की कैपिटल है अबू धाबी सिटी, और यूएई की कैपिटल भी यही है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये। दूसरे नंबर पे आ जाता है फिर दुबई, तीसरे नंबर पे आता है शारजहां, चौथे नंबर पे आता है अजमन, पांचवें नंबर पे आ जाता है अल क्वाइन, ठीक है, अल क्वाइन आपका 5वें नंबर पे है। छठे नंबर पे आपका आता है रास अल खाइमा, ठीक है, और 7वें नंबर पे आपका बच गया फिर फुजैरा। इस तरीके से टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, ये मिलकर के और यूएई बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, टोटल 7 कंट्रीज़ का ये एक यूनाइटेड, या फिर आप कह सकते हो कि कोलैबोरेशन के बेसिस पे एस्टैब्लिश्ड यूनियन है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड वर्ड इसीलिए है क्योंकि ये सातों के सातों जो हैं वो किंगडम सर, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो साथ मिलके रहेंगे, और इसमें सबसे सुप्रीम जो है वो अबू धाबी वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख लेना। अबू धाबी थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है, और इनमें रिच भी सबसे ज़्यादा अबू धाबी ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों को जानने के लिए डिटेल में। देखो, बात ऐसी है कि इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो वहाँ पर प्रेजेंट है, उनकी तरफ से एक सजेशन दिया गया है कि जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट काम करता है, बोला उसी तरीके से ग्रीन क्रेडिट को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लो आप, या फिर आप इस तरीके से आप देख सकते हो लाइफ जो प्रोग्राम है उसकी आप बात कर लो, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रेजिलियंस से संबंधित जो एग्रीमेंट है उसकी बात कर लो। ये सारे प्रपोजल इंडिया की तरफ से दिए हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं इंडिया की पोजीशन को लेकर के। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया की तरफ से सजेस्ट किया गया है, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है, ग्रीन क्रेडिट है क्या, ये बेसिकली मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो इन्वेस्टमेंट और इनसे संबंधित जो भी काम होते हैं, ठीक है, उससे आप ग्रीन इंसेंटिव्स को जोड़ दो। इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस लेना पॉसिबल हो पाएगा, और इससे जो कार्बन का एमिशन है वो भी रिड्यूस होगा, और साथ साथ में जो क्लाइमेट चेंज का एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो भी टैकल हो पाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं। देखो, बात ऐसी है कि अभी के समय में कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी काम कर रहा है। हम उसके काम को समझ लेंगे तो ये ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। वो यहां पर देखो, मान लो यहां पर एक कंपनी है जो कि कार्बन एमिट करती है, दैट मीन्स वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और सिस्टम है, एक और सेटअप है जिसमें आप
कार्बन सीक्विस्ट्रेशन, दैट मीन्स आप ट्री प्लांटेशन का काम कर रहे हो, न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो जिसमें कि एमिशंस मिनिमम हो सकें, वो आप यूज़ करते हो। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो कार्बन का एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में और दूसरी तरफ कार्बन को आप कैप्चर कर रहे हो एनवायरनमेंट से। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो कंपनी है जिसको मैं C1 बोलूं, जो कि कार्बन एमिट कर रही है, उसका खुद का एक कोटा होगा, एक फिक्स कोटा होगा कि भाई आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हो, और उसके लिए उनको फिर दे दिया जाएगा कार्बन क्रेडिट कि हाँ भाई आपकी इतना इन्वेस्टमेंट है, इतनी कैपेसिटी है और इतना कार्बन कैप्चर करने की व्यवस्था आपने कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन क्रेडिट इनको मिल गया। सिमिलरली एक दूसरी कंपनी है, या वो भी उसी को भी इसी तरीके से उनको भी कार्बन क्रेडिट मिला हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे। अब होता क्या है कि जो कार्बन क्रेडिट लेने वाली ये जो कंपनी फर्स्ट है, इसके द्वारा मान लो हम मान सकते हैं कि एमिशंस थोड़े ज़्यादा हो गए। अब वो एमिशन अगर ज़्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं उनका कार्बन क्रेडिट है वो तो हो गया एक तरीके से ख़त्म। अब उनको और एमिशंस करने के लिए कार्बन क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी 2 या उसकी तरीके की दूसरी कंपनियों से अप्रोच करेंगे। और वहां पर देखा गया कि कंपनी 2 के पास में जो कार्बन क्रेडिट थे उसके हिसाब से कंपनी 2 का जो कार्बन एमिशन है वो कम था। अब ऐसे में क्या हो जाएगा कि कंपनी 1 को कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे और कंपनी 2 अपने जो रिजर्व्ड, अपने बचे हुए जो कार्बन क्रेडिट हैं वो दे देगी किसको, कंपनी 1 को। इस तरीके से कंपनी 2 जो है वो कुछ अर्निंग भी कर पाएगी और कंपनी 1 की जो कार्बन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, मार्केट के साथ में लिंक कर दिया कार्बन एमिशंस को। इससे क्या होता है कि कंपनी 1 को अगर फर्दर देखा जाए और कार्बन क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पेमेंट उनको देना पड़ रहा है ना कार्बन क्रेडिट का, तो ऐसे में वो फर्दर जो है वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनी कार्बन रिडक्शन कर रही है, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर रही है, वो कंपनी कहीं ना कहीं अर्निंग भी अपनी बढ़ा पा रही है। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं, कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहे हो आप कंपनियों को। ये काम आप नेशनल लेवल पे भी कर सकते हो। नेशनल लेवल का मतलब हो गया देश जो है वो भी इस तरीके से काम करते हैं। सब देशों का अपना अपना कार्बन क्रेडिट कोटा होता है, उसके हिसाब से वो कार्बन एमिशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एमिशन करना है तो आप कार्बन क्रेडिट दूसरे से खरीद लो पैसा दे करके, और अगर आपके पास में कार्बन क्रेडिट बच रहा है और किसी दूसरे को जरूरत है तो आप उस कार्बन क्रेडिट को सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके से ये कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। बोले ये चीज हमें ग्रीन क्रेडिट कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। पर है क्या, इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि कार्बन क्रेडिट तो कहीं ना कहीं नेशनल या फिर कंपनी लेवल पे ऑपरेट होता है, और जबकि ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि अगर आप अपने घरों में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या प्लांटेशन इस चीज़ों को प्रमोट करते हो जो कि कहीं ना कहीं कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करे, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को प्रमोट करो, इंडिविजुअल्स को भी आगे लाने का मौका दो। तो इस तरीके से बोला हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और कार्बन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पर हमें ग्रीन क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो तरीका है ये है काम करने का, ठीक है। अभी कार्बन क्रेडिट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट की बात करें तो ये कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, मतलब जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या उससे रिलेटेड कार्बन कंटेंट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इसमें मनी का ट्रेड होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इसमें ये होता है कि जो कंपनी अनेबल है, दैट मीन जो कंपनी कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसको पे करना होता है कुछ पैसा, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आगे फिर अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या है, देखो ये जो क्रेडिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कार्बन वाला हमने देखा, ये आप वाटर कंजर्वेशन पे अप्लाई कर सकते हो, सॉइल इंप्रूवमेंट पे भी काम कर सकता है। अब देखो एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए आप इस तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हो, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। इसके अलावा मेथोडोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये देखो अभी तक डेवलप्ड है नहीं। अगर हम ग्रीन क्रेडिट की बात करें ना उसकी, ठीक है, कार्बन क्रेडिट वाला तो ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट हो रहा है, हम बात करें ग्रीन क्रेडिट की, इसकी अभी तक देखो क्या कैसे इसका काम हो सकता है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो अभी तक बने नहीं है। इसके अलावा मार्केट भी इसका अभी तक डेवलप होना बाकी है। बट यस, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक चीज की जा सकती है, वो क्या कि हम प्राइवेट कंपनीज को जो है वो एनकरेज कर सकते हैं। वो कैसे कि कंपनीज को देखो अपनी जो नेट प्रॉफिट होता है ना
उसमें लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देना पड़ता है। इसका मतलब जो कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली हुई है कि आप जो है वो जिस तरीके से मार्केट से पैसा कमाते हो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, बट उसके चलते आप कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हो। प्राइवेट कंपनियां करती हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन अगर करके वो सेल करती हैं तो उन कंपनियों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर कंपनियों पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नेट वर्थ या नेट प्रॉफिट का जो 2% का हिस्सा है वो खर्च करेंगी एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए, या फिर अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर वो खर्च किया जाएगा। तो क्यों ना ये जो ग्रीन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये CSR से अटैच करके और एक बार लॉन्च कर दिया जाए। ये एक सजेशन है आने वाले समय के लिए। आगे देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो देखो अभी इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन इन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है, पर ये जो ग्रीन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कम्युनिटी, इंडिविजुअल लेवल तक भी ले जा सकते हो कि जैसे आप फॉरेस्ट कितना प्लांट कर रहे हो, कितना जंगल लगा रहे हो, तो उससे भी बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया की तरफ से सजेस्ट किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है और इस पे काम किया जा सकता है। और ऐसा काम, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है और उसको हमें ग्रीन वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना, एक ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए सोचना चाहिए, और यही बात इंडिया की तरफ से सजेस्ट की गई है। सो द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे पास आर्टिकल था वो हमने देखा, और इसी तरीके से आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। बस बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में, और प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी तरीके से लेटेस्ट आपको कंटेंट मिलता रहे, नए जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे संबंधित। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।